हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। और गाइस आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का जो टीयर 1 का ऑल इंडिया वीकली लाइव मॉक टेस्ट आपका अभी एक्टिव था ऑली बोर्ड का। तो उसका फ्री मैथ सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस थे तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे उनको कैसे करना था, क्या उनका तरीका होना चाहिए था सॉल्व करने का। और 26 और 27 नवंबर 2 दिन ही आपका फ्री लाइव मॉक टेस्ट चला है, सैटरडे संडे। तो उसी का ये आपका फ्री सॉल्यूशन है। चलिए तो शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले बता दूं, आप ऑली बोर्ड ज्वाइन करने के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं सौरभ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चाहे वो एसएससी का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे बैंकिंग का, चाहे रेलवेज का, चाहे आप कोई भी मॉक टेस्ट लेते हैं, हमेशा आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अगर मिलेगा तो कोड सौरभ से मिलेगा। आपको इसको यूज़ करना है और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट ₹9,000 बिकम्स 5508 आफ्टर गिविंग थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15%, 10% एंड P%. What will be the selling price of the same article if single discount P plus 10% is allowed? तो सिंपल सा सवाल था। 9,000 आपका यहाँ पे जो है मार्क्ड प्राइस दिया हुआ था और 5508 आपकी सेलिंग प्राइस दी हुई थी। और यहाँ पे आपका अगर आप देखें तो मार्क्ड प्राइस 9,000 और सेलिंग प्राइस 5508। अगर आप देखें कि डिस्काउंट कितने का है, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो है कि आपका यहाँ से अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे आपका आएगा 4। और आपका यहाँ पे बचेगा 3492। तो 3492 का डिस्काउंट था, कितने में था? 9000 में था। तो आप यहाँ पे टोटल ओवरऑल डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल लीजिए कि पहले ओवरऑल डिस्काउंट हमारा कितना था। तो ओवरऑल डिस्काउंट देखें तो 9 तिरिक 27 होता है। और 9 तिरिक 27 के बाद कितना बचा? 4 और 3 7 बचा। 9 पना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 होता है। तो ये 72 बार कट गया और ये 388 आ गया। लेकिन नीचे अपॉन में 10 है तो 38.8% का आपका यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट था। अगर आप देखें कि दो सक्सेसिव परसेंट आपके पहले 15 और 10% थे, तो 15 और 10% का ओवरऑल सक्सेसिव वैल्यू कितना होता है? 15 10 25 माइनस 1.5 कितना होगा? 23.5%। और 23.5% के साथ अब आपको P% का सक्सेसिव निकालना है। और ये वैल्यू जो आनी चाहिए, ये वैल्यू जो अब आपकी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए किसके बराबर? 38.8%, अप्रॉक्सीमेटली 39-40% के करीब आनी चाहिए। तो उसके लिए जो यहाँ पे वैल्यू होगी पी की, वो आपकी होनी चाहिए करीब 20%। अगर आप देखें तो 20% पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। चाहे तो आप करके देख लें, यहाँ से ऐड करेंगे तो 43.5% आ जाएगा। और यहाँ पे आपको माइनस करना है क्या? 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4.7 माइनस करना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही 4.7 माइनस करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे 38.8% मिल जाएगा। यानी कि अगर बोला है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ सिंगल डिस्काउंट ऑफ P प्लस 10% इज गिवन, मतलब कि इसमें अगर हम डिस्काउंट दे देते हैं 30% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो 270 का, है ना। 90 आपका 1% हो गया, 270 रुपीज़ का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं इसमें? 270, सॉरी 2700 का डिस्काउंट, यानी आप सेल कर रहे हैं 6300 रुपीज़ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल आपका दिया था 5 years ago द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 4 members was 20 years. At present a new member that is son-in-law has joined the family and the son has left after marriage. ठीक है, तो 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर, 4 मेंबर्स का एवरेज एज कितना था? 20 years था। कब? 5 साल पहले। यानी प्रेजेंट में अगर बात किया जाए तो प्रेजेंट के टाइम में जो उनका एवरेज एज हो जाएगा 4 मेंबर का फैमिली का, वो कितना हो जाएगा? 25 years हो जाएगा, बढ़ जाएगा 5 साल से। और एक नए मेंबर सन इन लॉ ज्वाइन कर लिए हैं और बच्चे ने, जो सन था, वो छोड़ दिया है। नाउ द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज 92 years। सभी मेंबर्स की 92 years क्या है? सम है। और यहाँ पे प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो अगर पहले उनका सन रहा होता और सन इन लॉ ना होता तो कितना होता? ओवरऑल एज 100 years होती। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ सन इन लॉ एंड सन। तो वो हो जाएगा सिंपली 8 years, क्योंकि ओवरऑल अब जो सम आ रहा है 92 years का आ रहा है, क्योंकि सन छोड़ के चला गया, सन इन लॉ आ गया। तो यहाँ पे कितने का गैप है? 8 years, यानी कि सन इन लॉ उनके सन से 8 साल छोटा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके सामने क्लास, टोटल स्टूडेंट और रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया है। और PQRS 4 क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट है और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, ये दिया था। आपसे पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल।
टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल का आपको रेशियो यहाँ पे बताना था, तो बड़ा सिंपल सा था। आपको यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा 2 से 1 के रेशियो में इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 3 की वैल्यू आपको कितनी दी है, टोटल 3 की वैल्यू 285 दी है, यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट 95 है, ये कितना है 95 टाइम्स है 3 का, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपके 190 बॉयज़ रहे होंगे और 95 आपकी गर्ल्स रही होंगी। उसी तरह बाकी सबका निकाल लीजिए, यहाँ पे 240 आपके बॉयज़ रहे होंगे और आपका 80 जो है गर्ल्स रही होंगी। अगर यहाँ पे निकाल लें हम अ, तो यहाँ पे आपका 100 बॉयज़ रहे होंगे, 90 गर्ल्स रही होंगी और यहाँ पे कितना रहेगा 7 दूनी 9, 9 की वैल्यू 216 है, कितने गुना है 9 दूनी 18 और 9 चौको 36, 24 गुना। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने रहे होंगे, गर्ल्स तो 48 रही होंगी और बॉयज़ रहे होंगे 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 168। सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 5 13, 9 1 10 4 14 8, 22 9, आपका कितना आ जाएगा 22 और 9 31, 313। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन में 313 है, यहाँ पे भी एक बार जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 6 4 10 और 19 आएगा और 2 2 4 1 5 1 6, 698 से 330 698 से 313 का रेशियो आएगा। यही आपका बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा। तो टोटल नंबर में से बॉयज़ और गर्ल्स का आपको रेशियो निकाल लेना था। फिर बोला था अगले सवाल में कि एन ओपन वुडन बॉक्स, अगले सवाल में बोला था आपसे कि एन ओपन वुडन बॉक्स इज 7.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओपन वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स ओपन है मतलब कि एक क्यूबॉइडल शेप का वुडन बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है, ठीक है, ऐसा है वुडन बॉक्स। ये इस प्रकार का कुछ आपका वुडन बॉक्स है, ऐसे एक वुडन बॉक्स बना लेते हैं, ये वुडन बॉक्स है, ये ऊपर से ओपन है और नीचे से आपका कैसा है पैक्ड है, ठीक है। और इसकी लेंथ बोला है 7.2 मीटर, लॉन्ग जो बोला 2.5 सेंटीमीटर बोला है और जो इसकी हाइट है वो 1 सेंटीमीटर की है। तो बोला है अगर थिकनेस ऑफ वुड इज 0.5 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज। तो जो वुड यूज की गई है उसकी थिकनेस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर की। तो देखिए सिंपल सा वॉल्यूम, पहले तो आप ये बताओ कि वुड की अगर थिकनेस देखेंगे तो थिकनेस हल्की हल्की बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी थिकनेस बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, थिकनेस हर तरफ से बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो अगर थिकनेस हर तरफ से बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी तो लेंथ भी दोनों तरफ बढ़ जाएगी, आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 0.1 बढ़ जाएगी, यानी लेंथ हो जाएगी नई वाली 8.2, दोनों तरफ 5.5 0.5 सेंटीमीटर बढ़ के। और विड्थ भी अगर देखें तो दोनों तरफ कितनी बढ़ गई होगी 0.5, यानी कि जो नई वाली विड्थ है वो आपकी 3.5 हो गई होगी, ठीक है। और लेकिन हाइट अभी भी सेम रहेगी, हाइट तो बॉक्स की उतनी ही रहेगी, तो नई वाली हाइट भी कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो आपको बताना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है जो आपका बाहर वाला क्यूबॉइड बन रहा है थिकनेस के कारण, उससे अंदर वाले क्यूबॉइड को माइनस करना था, यानी 8.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसमें माइनस करना था 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो सिंपल सा अगर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 8.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 का तो यहाँ पे आता 28.7 और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 का तो ये आता आपका 18। यहाँ से आंसर आ जाएगा 10.7 के करीब, 10.7 के करीब आपका यहाँ पे जो है वॉल्यूम आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, है ना, मुझे लग रहा है 10.7 ही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके वुडन बॉक्स का जो है वॉल्यूम। अच्छा, अच्छा एक सवाल इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आउटर दिया हुआ है, ठीक है, आउटर यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये आउटर वैल्यू दी हुई थी, माफ़ करिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। यहाँ पे ये आप ऐसा समझो कि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आउटर वैल्यू ऑलरेडी दी है, यानी कि इनर आपको सवाल में वैसे मेंशन करना चाहिए था कि आउटर वैल्यू है या इनर वैल्यू है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम सुधार लेते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर चीज़ में आपको यहाँ पे जो है वैल्यूज़ माइनस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम निकाला है वो निकाला है 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, कितना आ रहा है 18। और इसके बाद फिर वो इनर इनर उसकी थिकनेस बता दिया है, तो अंदर की जो थिकनेस है अब सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा कम हो जाएंगी, ठीक है, एक बेस से भी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो अब बनेगा ना वैल्यू, यहाँ पे ये आपका बनेगा 7.2 में आपको माइनस करना पड़ेगा 1 का, ठीक है। अब नया वॉल्यूम जो बनेगा 7.2 में 1 का माइनस करना पड़ेगा आपको, 2.5 में 1 का माइनस करना पड़ेगा और हाइट में भी आपको ऊपर से ओपन है नीचे से है ना, तो नीचे से तो 0.5 थिकनेस कवर करेगा ही, तो 1 माइनस 0.5 आपको करना पड़ेगा। और इसकी जो वॉल्यूम अब आएगी, वो जो वॉल्यूम आएगा अब यहाँ पे आएगा आपका 6.2
मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई आपका यहाँ पे आएगा 0.5, तो जो वॉल्यूम आएगा ये 4.65 आएगा। कितना आएगा? 4.65। यानी कि यहाँ से आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आएगा 13.35 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका वॉल्यूम का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनर वैल्यू लेनी थी, है ना, इनर वैल्यू कंसीडर करनी थी, आउटर वैल्यूज आपको दी हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। पांचवा सवाल आपका बोला है, पांचवा सवाल जो आपका सवाल इसमें दिया हुआ था, बोला था कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल आपके सामने दिया है, इन अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल दिया है ए बी और सी, और इसमें ई और एफ जो है, ई और एफ जो है पॉइंट है साइड ए बी एंड ए सी में, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं। ई एफ देन प्रोड्यूस टू पॉइंट जी, इसको जी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाता है, देन सच दैट एफ सी जी एंगल इज इक्वल्स टू एफ जी सी एंगल, एंड इफ ए रेशियो ए बी इज 5 रेशियो 9, दैट इज अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, एंड ए सी इज 72, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एफ जी। तो बड़ा आसान सा सवाल था। अगर ये पैरेलल है तो ये सारे छोटा और बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए ई एफ और ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे, तो ये भी 5 से 4 के रेशियो में होगा। और ए सी की वैल्यू आपको 72 दी हुई है, यानी कि 9 की वैल्यू आपको 72 दी है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी आपका ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर का, और ये दोनों एंगल बराबर दिए हैं, तो एफ जी भी कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं तो साइड भी बराबर होगी। Sale of almonds in a store in July and August is increased by 60% and 50% respectively as compared to that in the previous month. ठीक है, तो जुलाई और अगस्त में पिछले महीने के कंपैरिजन में सेल 60% और 50% बढ़ गई है। If 105.6 किलोग्राम almond is sold in August, then how much more almonds sold in July as compared to that of previous month? देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर जुलाई से पहले कौन सा महीना आता है? जून का महीना आता है, तो अगर जून में 100 आलमंड्स बिक रहे थे तो जुलाई में कितने होंगे? सेल जो है इंक्रीज हो जाएगी 60% से, तो 160 आलमंड बिकेंगे। और फिर इसके बाद अगस्त में क्या हो जाएगी? सेल आपकी फिर से 50% से इंक्रीज हो जाएगी, तो 160 का 50% इंक्रीज होगा, यानी 80, यानी 240 आलमंड सेल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 105 केजी सोल्ड इन अगस्त, क्या दिया है? 105.6 केजी सोल्ड इन अगस्त यहाँ पे दिया है। तो आपसे ये डिफरेंस पूछा है कि कितना जुलाई में उसके प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में आलमंड्स ज़्यादा बिके हैं। तो 105 की वैल्यू 105.6 जो है 240 के बराबर है, तो 240, और आपको निकालना है 60 की वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस निकालना था। तो ये कितने बार काटेगा? 6 चौको 24 बार। यहाँ से देखो कितने बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और 4 चौको 16, कितना आएगा? 26.4 किलोग्राम का डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसको सिंपली से आप सॉल्व कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आता 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x, और यहाँ पे ऊपर में आ जाता 36x स्क्वायर प्लस का 25 आता, और माइनस का आपका क्या आ जाता? 60x आ जाता, और इसको 2 से डिवाइड करना था। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर, 25 9 कितना होता है? 34, तो ये यहाँ पे 17 बचता, और यहाँ से आपका 18x स्क्वायर बचता, और यहाँ से आपका 24 को माइनस कर दो 60 से, तो कितना आता है? 36 माइनस का, यानी कि माइनस का 18x बचता। कितना बचता? माइनस का 18x यहाँ से बच जाता। तो यानी कि आपका कितना आएगा यहाँ पे? 26x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 17, करेक्ट आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। अगला सवाल फिर था कि इन द गिवन फिगर ए बी ए डी इज द डायमीटर, फाइंड एक्स। तो अगर ये 100 डिग्री है, ए डी डायमीटर है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो डायमीटर हमेशा यहाँ पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का सरकमफेरेंस पे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के एंगल का सम 180 होना चाहिए था, ये 100 है तो ये 80, तो ये बचा हुआ एंगल यहाँ पे 10 डिग्री होना चाहिए था, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन था कि ये ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 160 मीटर इन 20 सेकंड। तो स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की? अगर प्लेटफॉर्म क्रॉस किया तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए 160 मीटर लेंथ प्लेटफॉर्म की चलनी पड़ेगी, और ट्रेन को अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, और 26 से डिवाइड करोगे तो ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। फिर बोला इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डबल्ड, इट कैन क्रॉस अ पर्सन रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड। तो अगर बोला कि
अगर स्पीड ट्रेन की डबल हो जाए 2s हो जाए, है ना, और तो ये एक पर्सन को क्रॉस कर सकती है 6 सेकंड में, जो पर्सन इसकी तरफ 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो ट्रेन की स्पीड 2s हो गई और पर्सन की स्पीड स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकंड की। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी। और ये आपका कितने देर में ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है 6 सेकंड में। तो ट्रेन की लेंथ l है और 6 सेकंड में वो पूरा डिस्टेंस ट्रेन क्रॉस कर गई। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि l की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12s प्लस 120 आ गई l की वैल्यू। यहाँ से देखो ये 26s हो जाएगा और यहाँ पे आप 160 प्लस l की वैल्यू रख दो 12s प्लस 120। तो यहाँ से कितना आएगा 280 और यहाँ से आपका कितना आएगा 14s के बराबर। तो ट्रेन की स्पीड आ गई कितना आपका 20 मीटर पर सेकेंड की। तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी ये आपको सवाल में बताना है। तो एस की स्पीड आ गई तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से निकाल दो, कितना आएगा 240 यहाँ पे आ जाएगा और 120 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा 360 मीटर की ट्रेन की लंबाई रही होगी। ठीक है, एस की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसा सवाल दिया था वैसे कर लेते, सिंपल सा सवाल था, कुछ ऐसा कुछ उसमें बहुत ज़्यादा करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 108। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है यानी कि साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो और 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36√3। तो ट्रायंगल की हाइट पता करनी थी, तो ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड यानी कि आपका क्या आ जाएगा 18 3 जा 54 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। फिर अगला सवाल था कि 11x66y ये बोला था कंप्लीटली डिविजिबल होता है 24 से। कंप्लीटली डिविजिबल है 24 से यानी कि ये डिविजिबल है 8 से भी और 3 से भी। 8 से डिविजिबल है मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए और यहाँ पे 8 8 जा 64 हुआ करता है तो यहाँ पे कैरी बचता 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी क्या 4, है ना, क्योंकि 8 3 जा 24। यहाँ पे y की वैल्यू पूरा कटने के लिए 4 होना चाहिए और 3 से कट रहा मतलब कि सारा, अगर यहाँ पे देखिए ये आपको 4 मिल गया और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है मतलब कि सारे डिजिट्स का सम 3 से कटना चाहिए। तो 6 3 से कटता है, 6 3 से कटता है, 4 2 6 3 से कटता है, यानी कि सारे नंबर आपके 3 से कटने चाहिए। तो x 3 से कब कटेगा, जब x की वैल्यू आपकी या तो 3 होगी या तो आपकी 9 होनी चाहिए, तभी ये 3 से कटेगा। x की वैल्यू 3 6 9 कुछ भी होना चाहिए, है ना। तो 3 6 और 9 कुछ भी चलेगा x की वैल्यू। तो बोला x प्लस वाई विल बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो x प्लस वाई सिंगल डिजिट नंबर कब होगा, x की वैल्यू 3 पे। तो x प्लस वाई का सिंगल डिजिट नंबर कितना होगा 7। ठीक है, क्योंकि अगर आप 6 लोगे x की वैल्यू तो 10 हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7। सिंगल डिजिट बोला है x प्लस वाई तो वहाँ पे x की वैल्यू 3 ही होगी। यहाँ पे सवाल दिया था कि 2 वेसल हैं, है ना, और A और B और इनमें शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है ये। और वाटर एंड शुगर A वेसल में जो रेशियो दिया है वो आपका 7 से 11 का दिया है और B वेसल में जो रेशियो दिया है वो 3 से 7 का दिया है। ठीक है, वाटर से शुगर बोला है, आप शुगर से वाटर का रेशियो लिख रहे हो इसलिए रिवर्स कर दिया। द कंटेंट ऑफ बोथ वेसल्स आर emptied into थर्ड वेसल एंड रेशियो and the ratio of the sugar and water in the resultant solution is 9:16, then what is the ratio of the solution in the vessel A and B respectively। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन है तीसरे वेसल में डाल दिया गया, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का वो 9 से 16 है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आप सिंपल सा बात है, एलिगेशन का सवाल है, कोई एक चीज़ पकड़ करके आप सॉल्व कर लो। मैं शुगर को सॉल्व कर लेता हूँ लेकर के। तो पहले वाले कंटेनर में शुगर कितना था 7/18 और दूसरे कंटेनर में 3/10 और उस कारण से जो आपका रिजल्टेंट शुगर से वाटर का सॉल्यूशन मिला वो 9 से 16 का मिला। रिजल्टेंट जो मिला 9 से 16 का मिला, तो यहाँ पे शुगर से वाटर का तो 9 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने अच्छा रिजल्टेंट सॉल्यूशन ठीक है मिल गया। तो बोला है कि किस रेशियो में आपने ऐड किया होगा, तो यहाँ पे एलिगेशन आपको सिंपली लगाना था, यहाँ पे एलिगेशन आपको लगा देना था। तो जैसे ही आप इस पे एलिगेशन लगा देते तो आपका जो है आंसर इस सवाल का फटाक से जो है आ जाता। ठीक है, तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइनस करना पड़ेगा और वैल्यूज जो है वहाँ पे आपको निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगी आपकी, हाँ सॉरी एक सेकेंड गाइस, हाँ इसको सॉल्व कर लेना, 27 से 13 का आएगा। ठीक है, देख लो कट किससे रहा है ये 25 और 18 का। यहाँ पे एलसीएम से या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जो है
50, तो 9 दूनी 18 और 15, ठीक है। तो आप यहाँ पे 9 बाई एलिगेशन लगा दो, इसको इससे माइनस कर दो और आप जो है इसको इससे माइनस कर दो। तो यहाँ से आपका 3/10 आएगा ये रेशियो, और यहाँ से रेशियो क्या आएगा 7/18 से माइनस करना है 9/25। आप करके देख लेना, ये रेशियो आपका 27 से 13 का आ जाएगा। 27 से 13 का जो है ये रेशियो आपका आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। फिर अगला सवाल था कि क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो ये आप बॉड मास रूल से जो है कि कर लेंगे, है ना। ये इजी सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाता। बॉड मास के सारे रूल आपको आने चाहिए। अब ये वाला सवाल जो है, ये वाला सवाल भी आपका सिंपल सा ही सवाल था, इतना कुछ इस सवाल में भी नहीं करना था आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर 90 तो आपका 1 होता है, ठीक है। और फिर आपका बीच में साइन स्क्वायर 30 भी आ रहा है, तो साइन स्क्वायर 30 आपका कितना होता है 1/4 होता है। साइन स्क्वायर 60 भी आ रहा होगा, तो साइन स्क्वायर 60 आता है तो वो 3/4 आता है। बस यहाँ पे अब बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच जाएंगी, ठीक है। तो इतनी ये 3 वैल्यू तो मैंने निकाल ली, साइन स्क्वायर 30, 60 और 90 की वैल्यू निकाल ली। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये तो 2 के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 ये बचा, प्लस साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 70 और साइन स्क्वायर 80 ये बचा। अब देखिए यहाँ से सिंपल सा सवाल है, ये दोनों मिल करके 1 बनाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर 80 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 80 को कॉस स्क्वायर 10 लिख सकते हो। ये दोनों मिल करके 70 और 20 और 40 और 50 इनका सम 90 होता है, इनका सम 90 है, इनका सम 90 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल 3, आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा, और ऊपर 2 आया था, तो टोटल सम कितना आएगा 3 और 2 5 आएगा। फिर क्वेश्चन में दिया था 9x² प्लस वाई स्क्वायर 16z² के बराबर था। मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया है। कोफिशिएंट हो तो क्या करना है, तो x की वैल्यू 21/9 आ जाएगी डायरेक्ट यहाँ से। कोफिशिएंट कंपेयर करना है, y की वैल्यू 5/1 और z की वैल्यू आ जाएगी 12/16, ठीक है। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/7 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड का आपको 1/7 वैल्यू बतानी थी। तो 1/7 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड 21/9 5 और मल्टीप्लाइड बाई 12/16, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में बतानी थी, ठीक है। एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट का 1/7, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12 और 4 चौको 16, कितना आएगा आंसर 5/4 के बराबर, ठीक है। तो कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला क्वेश्चन ये पहले भी बताया गया है आपको, है ना, कैसे करना होता है। बोला है a प्लस बी 90 डिग्री है, तो सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है आपको, ये सामने है, तो आपको सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी जो है बतानी है। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड वैल्यू देखूं तो a प्लस बी अगर आपका 9 है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपका यहाँ पे अगर मैं a और b को 45 रख दूं, तो मामला पूरा जो हो जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा। और ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, a को आप 30 डिग्री रख दो, b को आप 60 डिग्री रख दो, तो भी क्वेश्चन आ जाएगा। 1 प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और ये तुम्हारा हो जाएगा √3। और नीचे क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाई में tan a है, tan 30 होता है 1/√3। और नीचे में क्या आएगा आपका साइन b-1, साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 -1, यही आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करके देख लो, √3 अंदर भेज दो, तो ऊपर में बन जाएगा 1 - 2√3/2√3, ये बनेगा ऊपर में। और नीचे में क्या बनेगा, √3 - 1/2, ये बनेगा। अगर इसे आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे आपका आएगा 1 + 1 - 2√3, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, यानी कि 3 - √3, ये आएगा। तो ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव सा फंस रहा है आपका सवाल। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और इसमें अगर मैं 3 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 + √3 से, तो यहाँ से ये कितना आना चाहिए, ये 1 प्लस ऊपर में 3 - 1 3 + √3 बनाएगा ब्रैकेट में, और ये माइनस का 6√3 बनेगा, और माइनस का 2 × 3 यानी कि माइनस का 6 बनेगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे 3 3 जा 9 - 3 कितना बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर से बनेगा 1 प्लस तुम्हारा
थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, या तो थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, आई एम सो सॉरी, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होगा, ये फटाक से ही कर लेंगे इसको भी। ए प्लस बी आपका 90 डिग्री है, ए प्लस बी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और साइन ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ बी, और मल्टीप्लाइड में आपका टेन ऑफ ए दिया हुआ है, आपको निकालना है अपॉन में साइन ऑफ बी माइनस वन की वैल्यू, ये निकालनी है। तो यहाँ पे आप सीधे ही रख लो, 45 डिग्री रख लो, बेटर है। 45 डिग्री अगर मैं रख लूँ, इसको 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री, तो दो ऑप्शन बराबर हो रहे हैं, तो वो भी आपको करना सही नहीं है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर से एक बार 30 और 60 डिग्री ही रख के देखते हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं पे कैलकुलेशन एरर आई है। तो यहाँ पे अगर 30 और 60 ही रख के देखेंगे तो आंसर तो इस बार परफेक्ट आना चाहिए। और यहाँ पे 30 डिग्री होता है 1/2 कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 का उल्टा, यानी यस, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर थी, मैंने बोला ना कैलकुलेशन एरर हो सकती है। tan 30 होता है 1/√3, बिल्कुल अब करेक्ट आंसर आ जाएगा। साइन भी होता है √3/2 -1, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने वैल्यू गलत कर दी थी। और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे, अब इसको जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी आपकी 4/3 के बराबर। और 4/3 आपका केवल ए ऑप्शन में आएगा। तो 60 डिग्री जब आप यहाँ पे रखेंगे तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी 4/3 के बराबर आएगा। बाकी कहीं पे भी आपका 4/3 नहीं आएगा। अब इसको आप सॉल्व करके चेक कर लेना। अगला सवाल बोला है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड पाइप बी कैन इम्पटी द टैंक इन 9 आवर्स। तो पाइप बी उसको इम्पटी कर सकती है 9 आवर्स में। इफ दीज पाइप्स आर ओपनड इन ऑर्डर एट 1 PM, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना है तुम्हारा 45 का। तो पहली वाली पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 9 की, और दूसरी वाली पाइप जो खाली करने वाली पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है -5 की, ठीक है। बोला इफ दीज पाइप आर ओपन इन ऑर्डर एट 1 PM एंड 1:30 PM रिस्पेक्टिवली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। तो पहले आपका देखो जो है, पहले आधे घंटे के लिए पाइप ए खोली गई, तो आधे घंटे के लिए पाइप ए खोली गई पहले ऑर्डर में, तो पाइप ए आधे घंटे में कितना पानी भरेगी 4.5। अब बचा कितना पानी फिल करने को है 40.5 वाटर बचा है, और ये अब ये 4 की एफिशिएंसी से फिल होगा, क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, अब लीकेज पाइप भी ऑन है, तो टोटल एफिशिएंसी इनकी 4 की है। तो जो इनको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ पे देखो 4.5, 1:30 बजे तक टंकी फिल्ड है, इतना फिल हो चुकी है ना, अब इतना ही फिल करना है। तो यहाँ पे आपका जो लगेगा 10 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, 10.125 आवर्स के करीब यहाँ पे लगेगा, इतना समय यहाँ पे लगने वाला है। तो 10 घंटे का समय लगेगा लगभग, किसके बीच में, 1:30 से 10 घंटे, कितना होता है 1:30 से आपका 1:30 बजे से 10 घंटे अगर देखा जाए, तो करीब करीब जो आपकी टंकी भरेगी, अ, 2 से 10 कितना होता है, आपका 10 बजे, 10:30, 10:30 के 11 के बीच में आपकी टंकी भर जाएगी, है ना। 10:30 होता है 10 घंटे 1:30 के बाद, और उसके बाद ही टंकी भरेगी, है ना, उसके बाद ही आपकी टंकी जो है वहाँ पे भरेगी। 10:30 नहीं, 10:30 तो अगर देखेंगे 11:30 ना, 1:30 से 2, 4.5 घंटे इधर हो गए, 4.5 घंटे। अच्छा तो हाँ, तो 4.5 के बाद आपको कितने चाहिए होंगे, 4.5 के बाद आपको 5.5 घंटे चाहिए होंगे, माफ करिएगा 11:30 के बीच में भरेगी, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे 11:30 से 12 के बीच में बढ़ेगी, ठीक है। 10 घंटे जोड़ोगे 1:30 में तो 11:30 बजे आएगा रात का, और फिर इसके बाद आप वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा समय, ठीक है, मतलब उसके और 12 बजे के बीच में टंकी फिल हो जाएगी। अगला सवाल है, ये बार ग्राफ का सिंपल सा सवाल है, ये आप लोग कर लेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल कैलकुलेशन करना था। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पे आपको जो है 2 पर्सन की आपको सैलरी दी हुई है, सॉरी सेविंग्स दी हुई है, कि वो कितना सेव कर रहे हैं, ठीक है। जनवरी मंथ में कितना सेव कर रहे हैं पर्सन ए और पर्सन बी, और फरवरी मार्च अप्रैल मई कितना सेव कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड डीआई का सवाल है, वो भी आप कर लेंगे। ये जो सिंपल सा सवाल है, इसमें भी आपको अलग अलग कैंडीज दी हैं, रेड ब्लू ग्रीन पिंक येलो कलर की, उनके नंबर्स दिए हैं। और बोला है कि सम वायलेट कलर कैंडीज आर एडेड टू अबव नंबर ऑफ कैंडीज, एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ ईच कलर इंक्रीजेज बाई 6, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वायलेट कैंडीज, ठीक है। तो बोला है कि जो वायलेट कैंडीज है, आपको क्या बोला, सम वायलेट कलर कैंडीज आर एडेड टू अबव नंबर ऑफ कैंडीज, इनमें वायलेट कलर कैंडीज ऐड कर दी गई हैं। तो जो एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज है वो 6 से इंक्रीज हो गया है। तो पहले आप यहाँ पे एवरेज निकाल लो, इन सभी का जोड़ दो, 5 5 10 3 13 7 20, 8 2 10,
और 10 10 20 5 25 और इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो गया। पहले तो एवरेज यहाँ पे आ रहा है 50 कैंडीज, लेकिन जब यहाँ पे वॉयलेट कलर की कैंडीज ऐड कर दी गई तो एवरेज कितना बढ़ गया आपका, 6 से एवरेज बढ़ गया, 6 से एवरेज आपका यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वायलेट कैंडीज, तो टोटल नंबर ऑफ वायलेट कैंडीज कितनी आएंगी, 36 के बराबर आएंगी, क्योंकि अब एवरेज कितना हो गया 56 और ये 6 कैंडीज का एवरेज है, 6 कैंडीज का ये एवरेज है ना 56, है ना। अब यहाँ पे वॉयलेट कैंडीज भी आ गई, पहले 5 कैंडीज का एवरेज था 250, अब 6 का 56 है, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना है, इंक्रीज आप अगर देखो तो यहाँ पे कितने का है, 36 का इंक्रीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, 36 का इंक्रीज आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सॉरी 86 का ना, 86 का माफ करिएगा, 86 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 250 थी ना, तो यहाँ पे ओवरऑल कैंडीज कितनी आ रही हैं, ओवरऑल कैंडीज आपकी कितनी आ रही हैं, 6 पंचे 30 और 6 छांगे 36, 336 है और यहाँ पे 250 था, यानी कि जो वॉयलेट होगी यहाँ पे 300 नहीं आएगा ना, मैंने 300 यहाँ पे पता नहीं सोच लिया था, तो 336 में यहाँ पे 250 समाया है ना, तो 86 कैंडीज रही होंगी वॉयलेट। ठीक है, तो आंसर होगा 86, आंसर 86 होगा। यहाँ पे हमने टोटल 5 कैंडीज निकाली ना, ये तो एक्स्ट्रा कैंडीज हैं, ये तो एक्स्ट्रा कैंडीज जो बाद में ऐड हुई हैं, है ना, तो अभी एवरेज टोटल 56 हो गया, यानी टोटल अब कैंडीज कितनी है 336, यानी वॉयलेट 86 ऐड हुई होंगी। इन द फिगर गिवन बिलो, ए बी जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर दिया है और पी सी जो दिया है 42 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, पी ए की वैल्यू बतानी है। तो ये पी सी आपका टेंजेंट है, तो आपको पता है पी ए इंटू पी बी जो होता है ये पी सी स्क्वायर के बराबर होता है, तो पी ए आपको निकालना है, पी बी आपका हो जाएगा एक्स प्लस 13 और यहाँ से निकालना है 42 इंटू 42 के बराबर। ठीक है, तो आपको वैल्यू पुटिंग लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अगर आप देखें तो 49 आप रखें तो क्या आएगा, 49 से 9 3 12 नहीं, नहीं आएगा, 49 भी नहीं आएगा, 30 से बिल्कुल नहीं आएगा, 45 से 36 से आपका आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 42 का स्क्वायर है, अगर ये 42 का स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1764। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो है 4 आनी चाहिए, यूनिट डिजिट 4 कब आएगी, 9 रखने पे तो नहीं आएगी, 30 रखने पे भी कभी नहीं आएगी यूनिट डिजिट 4 आपकी, और जीरो आ जाएगी 30 रखने से भी तो, और 45 रखने से क्या आएगी, फिर भी जीरो आएगी, आंसर होगा 36। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट का आपको मेन ख्याल रखना है, यूनिट डिजिट को आपको मेन ख्याल रखना है कि यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 36 रख दोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 49, और देखिए 9 6 54, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4 है, तो 1764 दोनों जगह पे आएगा। ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट कंपेयर कर लेना था, वहां से भी आ जाता। आर साइन क्यू बराबर 1 आपका दिया है, ठीक है, और आर कॉस क्यू बराबर आपका कितना दिया है √3, तो यहाँ से साइन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/r और कॉस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/r। तो यहाँ पे साइन क्यू से कॉस क्यू अगर डिवाइड कर दिया जाए, साइन क्यू से कॉस क्यू डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से टेन क्यू की वैल्यू आ गई 1/√3, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 के बराबर। ठीक है, जो हमें निकालना है √3 tan क्यू की वैल्यू 1/√3 + 1 कितना आएगा आंसर 2 के बराबर। एलसीएम बताना है 2p³ 3q³ p एंड p² एंड 4p² तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पे आपको 3 भी चाहिए और 4 भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है और 4 है और 4 के अंदर 2 आ जाता है। फिर देखो Q की मैक्सिमम पावर क्या है, Q की मैक्सिमम पावर क्यूब है और P की मैक्सिमम पावर क्या है p² है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12q³ p², क्या आएगा एलसीएम आपका हाईएस्ट, वो सबसे बड़ी नंबर होना चाहिए जो सबसे डिवाइड हो जाए, वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए आपका एलसीएम जो सबसे डिवाइड हो जाए, है ना, तो सबसे बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको लेनी है। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड ₹15,600 टुगेदर इन अ बिजनेस, पी और क्यू 15,600 रुपए एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आफ्टर 1 ईयर द शेयर ऑफ क्यू वॉज 900 फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ ₹2600, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ पी। तो आपका यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, दोनों सेम टाइम के लिए करते हैं, तो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो 2600 के टोटल प्रॉफिट में जो शेयर ऑफ क्यू है वो 900 था, तो क्यू का शेयर देखिए, अब यहाँ से पी और क्यू का प्रॉफिट उनका इन्वेस्टमेंट देगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ पी और इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू का रेशियो देगा। तो प्रॉफिट आपका अगर क्यू का यहाँ पे 900 है तो यहाँ पे पी का प्रॉफिट कितना रहा होगा 900 में से आप 26 में 900 आप माइनस कर दो तो कितना आएगा 17, है ना, तो पी से क्यू का
इन्वेस्टमेंट का रेशियो 17 से 19 का आ गया। टोटल प्रॉफिट में अगर 900 क्यू का है तो 1700 पी का रहा होगा। और टोटल कितना होता है आपका, ये 26 है, 26 की वैल्यू 15600 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स जाएगा ये, तो 600 आएगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट पी की बतानी है, तो पीक इन्वेस्टमेंट 17 छक्का 102, 10,200 रुपए रही होगी। ठीक है, 17 छक्का 102, पीक इन्वेस्टमेंट कितनी है, 17 गुणे 600, है ना, 10,200 रुपए रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। एक्स बोल रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 33 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 2 + 1, पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 9 आएंगे नंबर ऑफ फैक्टर। y जो है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 4, यानी कि आपका 5 + 1 एंड यहाँ पे 4 + 1, 5 6 6 30, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 30। तो नंबर ऑफ फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ x + y, तो 39 का आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स 39 का। 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 3 जा 39, है ना, तो यही लिख सकते हैं, दोनों दोनों प्राइम नंबर से, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से कितना आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आएगा यहाँ से आएगा 4, यही आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं आप, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपली आपको जो भी पावर आ रही है प्राइम फैक्टर्स की, जो भी प्राइम फैक्टर्स है ना उनकी जो भी पावर आ रही है उसमें 1 ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। और अगला सवाल है, लास्ट सवाल, what is the difference between compound interest on a sum of rupees 8,000 and 25% rate of interest for 2 years and simple interest on 20% more sum at 20% rate of interest for 3 years? तो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 8,000 रुपए पे मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 25% के रेट से कितना हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका इस पे मिलेगा वो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 25 25 50 625 56, है ना, 56.25% का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है 8,000 रुपए पे। तो आप इसका कैलकुलेट कर लेना, ये जो वैल्यू आएगी, और फिर 20% मोर सम, तो 8,000 का 20% मोर सम कितना होता है 1,600, यानी कि आप 9600 रुपए में आपको जो है 20% रेट के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20% के रेट से 60% हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, और इनके बीच में आपको डिफरेंस निकाल लेना है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, 56.25 मल्टीप्लाइड बाई 80 कितना होता है, और यहाँ पे 96 इंटू 60 कितना होता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर यहाँ पे जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो चलो मैं ही कैलकुलेट कर ही देता हूँ। 56.25 मल्टीप्लाइड बाई हमने क्या किया है 80 किया है, तो ये आएगा तुम्हारा देखो 4500 के करीब, और ये जो आएगा तुम्हारा 96 गुणे अगर 60 करोगे तो कितना आएगा 5760 के करीब। तो यहाँ पे अगर माइनस कर दें हम इसमें 4500, तो आंसर आएगा 1260 रुपये के करीब। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1260 रुपये। ठीक है, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर, चलिए तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ सभी को मज़ा आया होगा। सौरभ कोड यूज़ करते रहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑलिव बोर्ड के हर मॉक टेस्ट और सारी चीज़ों के लिए और कोर्सेज के लिए। साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप में इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी जो ये मॉक टेस्ट चल रहे हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।